हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो जैसे कि आपको मालूम है 22 अक्टूबर से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब एडमिशन जब स्टार्ट हुए हैं उसके बाद से बहुत सी क्वेरी आ रही हैं, चाहे वो एडमिशन फॉर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो एडमिशन के बाद का क्या प्रोसीजर है उस चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे लास्ट डेट से रिलेटेड हो या फिर जो आपकी फ़ीस है उस चीज़ से रिलेटेड हो। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में जितनी भी आपके न्यू एडमिशन वाले बच्चों की क्वेरी है वो इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो सकें। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर ले चुके हो तो आपको इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना है। बिकॉज यहाँ पर मैं पिछले 2 सालों से दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वाले बच्चों के लिए, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई एग्जामिनेशन पैटर्न से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम डेट शीट से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम कब होंगे, किस तरह से होंगे, क्लासेस कैसे होती हैं, हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना है। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के काम की। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, एडमिशन की जो लास्ट डेट है फ़िलहाल 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर तक आप इसका जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। और इसके बाद बारी आती है हमारी फ़ीस की। फ़ीस अगर मैं बात करूं तो 4040 रुपये के अराउंड फ़ीस रहती है आपकी पूरे 1 साल की, दोनों सेमेस्टर की। ठीक है जी। 4040 के अराउंड फ़ीस रहती है। हो सकता है आप किसी भी मोड से पेमेंट कर रहे हो तो उस पर सर्विस चार्ज लगकर फ़ीस अप्रोक्स 4100 के आसपास हो जाए, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 साल की फ़ीस आपकी जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो एडमिशन फॉर्म के अंदर जो डिस्क्रिपेंसीज हैं या फिर एडमिशन फॉर्म भरने में जो आपको दिक्कतें आ रही हैं उसको किस तरह से रिजॉल्व करा जाता है। सबसे पहली चीज़, काफ़ी बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर कोड के बारे में पूछ रहे हैं कि सर हम मुझे एग्जामिनेशन सेंटर कोड नहीं पता तो उसमें मैं क्या लिखूँ। तो इसका जो सोल्यूशन है वो आपको सिर्फ आपके स्कूल ही बता सकता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पे पढ़ने वाला था। अब देखो इस साल जो 12th के बोर्ड एग्जाम है वो तो कंडक्ट हुए नहीं है, बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड भी नहीं आए थे। ठीक है। तो एग्जामिनेशन सेंटर कोड की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको अपने स्कूल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर सिंपल सी चीज़ है यार कि आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने स्कूल के सीनियर से पूछ सकते हो कि आपका जहाँ पे सेंटर पड़ा था वहाँ का कोड बता दीजिए, मुझे अपने फॉर्म के अंदर लिखना है, दैट्स इट। या फिर अगर आप चाहो तो उस पर्टिकुलर स्कूल की वेबसाइट खोज सकते हो गूगल पर, वहाँ पर भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर कोड मिल जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हमारी बारी आती है कि वहाँ पे कुछ ऑप्शन ब्लॉक हो जाते हैं। जो सीबीएसई और एनआईओएस के स्टूडेंट हैं अगर अप्लाई कर रहे हैं तो समटाइम क्या होता है, सीबीएसई हम चूज़ करेंगे, उसमें हम अपना जब रोल नंबर लिख के चेक बटन पे क्लिक करते हैं तो वो वेरीफाई नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप रिवाइज सीबीएसई पे क्लिक करो और सारी डिटेल मैनुअली खुद से एंटर कर दो। मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट 5 के आप टोटल मार्क्स उसमें लिखोगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली भी जब चेक बटन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पर बेस्ट 5 के मार्क्स ही वो इंक्लूड करता है। ठीक है जी। तो वहाँ पर आप इंग्लिश को इंक्लूड करके बेस्ट 5 के मार्क्स एंटर करोगे। ठीक है। इसके बाद बहुत से बच्चे पूछे सर मुझे ब्लड ग्रुप नहीं पता तो मैं क्या करूँ। तो यार ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आपको अपना ब्लड ग्रुप पता होनी चाहिए। इस एज में आने तक 18 साल के आप हो चुके हो तो आपको ब्लड ग्रुप अपना पता होना चाहिए। अगर नहीं मालूम तो टेस्ट करवा लो, सिंपल सी बात है, क्योंकि ब्लड ग्रुप उसमें लिखना मैंडेटरी है। ठीक है जी। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर एड्रेस कौन सा वाला लिखूँ, अभी जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ वाला एड्रेस लिखूँ या फिर आधार कार्ड वाला लिखूँ। सिंपल सी बात है यार, एड्रेस कोई सा भी लिख दो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रीफर है कि आप जो करंट एड्रेस है वही एड्रेस अपना लिख दो। ज़रूरी नहीं है जो आधार कार्ड में एड्रेस है या वही वाला लिखोगे। जहाँ पर आप करंटली स्टे कर रहे हो वो वाला एड्रेस आप लोग लिख सकते हो। ठीक है जी। अब बहुत से बच्चे क्या हो रहा है कि जब एडमिशन फॉर्म पूरा भर देते हैं तो उसके अंदर सबसे लास्ट में वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, तो बहुत से बच्चों के डैशबोर्ड में वेरिफिकेशन क्लोज शो हो रहा है। तो ये भी एक टेक्निकल ग्लिचेस हैं। ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये ठीक हो जाएगा। आप हफ्ते भर के लिए उसको भूल जाओ, आपने फॉर्म फिल कर दिया, हफ्ते भर बाद लॉगिन करना, उसके बाद उसको कंफर्म करके देखना तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सब्जेक्ट चूज करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर्म के अंदर। सब्जेक्ट आपको बहुत ही केयरफुली चूज कर रहे हैं, खासकर प्रोग्राम वाले बच्चों को। जो एमआईएल वाला सब्जेक्ट होता है उसमें आप एक सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ोगे और दूसरे सेमेस्टर में आप कोई लैंग्वेज पढ़ोगे, हिंदी, तमिल, पंजाबी या उर्दू। ठीक है। मोस्टली बच्चे हिंदी ही पढ़ते हैं। तो वो लैंग्वेज तो डिपेंड करता है कि आपने वो लैंग्वेज किस क्लास तक पढ़ी है। लाइक अगर 12th क्लास तक पढ़ी तो हिंदी ए लोगे, 10th तक पढ़ी तो हिंदी बी लोगे। सिमिलरली इंग्लिश जो आप चूज करो वो डिपेंड करता है कि आपके 12th क्लास में इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। 80 से ज़्यादा मार्क्स थे तो आपको इंग्लिश ए मिलेगी, लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। 80 से कम, 60 से ज़्यादा थे तो आपको इंग्लिश बी मिलेगी, और 60 से कम थे तो इंग्लिश सी मिलेगी। तो आप
जब फॉर्म भरोगे तो पहला स्टेप ही आपसे पूछा जाता है, पहले स्टेप में कि आपने ये लैंग्वेज कौन सी क्लास तक पढ़ी है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपसे इसीलिए पूछी जाती हैं ताकि जब सब्जेक्ट चूज वाले ऑप्शन पर आप आओगे तो अपना भी वो सारी डिटेल को फिल्टर करने के अकॉर्डिंग ही आपको वही सब्जेक्ट दिखाएगा जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो प्रोग्राम वाले बच्चे जो हैं वो या तो फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी ले लें, सेकंड में इंग्लिश ले लें, या फिर फर्स्ट में इंग्लिश ले लें, सेकंड में हिंदी ले लें। वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ऐसा चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको चूज कर रहे होंगे चाहे किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, ठीक है जी। इसके अलावा पेमेंट के अंदर भी हो सकता है आपको बहुत सी ग्लिचेस आए। बहुत से बच्चों को जब वो पेमेंट करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर पॉपअप शो होता है कि वेट फॉर 60 मिनट, योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव। तो आपको 60 मिनट नहीं, कम से कम 24 घंटे का वेट करना है। 60 मिनट के अंदर अंदर आप उसको बार बार ट्राई करते रहोगे तो वो पोर्टल ब्लॉक भी हो सकता है। तो इसलिए बार बार ट्राई ना करें। जब वो एक बार वहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो जाती है कि वेट फॉर 60 मिनट्स, तो आपको एटलीस्ट यार 24 घंटे का वेट करना है, क्योंकि देखो लास्ट डेट 15 दिसंबर है, अभी आपके पास बहुत टाइम है फॉर्म भरने का। तो पेशेंस के साथ आप लोग फॉर्म अप्लाई करेगा। बहुत से बच्चे क्या हो रहा है कि फीस पे कर देते हैं लेकिन उनकी फी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको वेट करना है। यदि आपने फीस पे कर दी, आपकी फी रिसिप्ट और आईडी कार्ड जनरेट नहीं हुआ, तो आपको वेट करना है। कई बार 2 दिन लग जाते हैं जनरेट होने में, कई बार 5 दिन भी लग जाते हैं, और कई बार सेम डे में भी जनरेट हो जाता है। तो फीस आपने पे कर दी, आपके बैंक से फीस डिडक्ट हो गई, तो आपको वेट करना है, दैट्स इट। इसके अलावा टेंशन नहीं लेनी है कि मेरी फीस कट हो गई लेकिन आईडी कार्ड नहीं आया। कोई बात नहीं, आपका हो सकता है वेरिफिकेशन प्रोसीजर चल रहा हो, उसके बाद ही आईडी कार्ड आएगा। बहुत से बच्चे जब लास्ट वाले स्टेप में पहुंचते हैं, जब वो अंडरटेकिंग पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आप लोग एक टाइम दिया जाए कि 7 दिन का वेट करिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके बाद आप लोग पेमेंट करिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 7 दिन वेट कर लीजिए। कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, इसलिए वो लोग 7 दिन का टाइम देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी कोई टेंशन नहीं लेगा कि मेरी पेमेंट नहीं हो रही, वहाँ पे 7 दिन एक्टिव दिखा रहा है, वहाँ पे वेरिफिकेशन क्लोज दिखा रहा है, वहाँ पे योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव दिखा रहा है। ये सब तरह की जो प्रॉब्लम है ये माइनर सी प्रॉब्लम है। आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। बहुत से बच्चों को डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत से डाउट्स थे। देखो डॉक्यूमेंट में सिंपल सा फंडा है, फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए। डिजी लॉकर वाली मार्कशीट भी आप लोग अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है और उस स्कूल वाले भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जगह भी आप 12th की अपनी ओरिजिनल मार्कशीट ही अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारी बारी आती है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट। देखो जो भी इन दोनों में से जो भी आपके पास है अपलोड कर दो। ट्रांसफर या माइग्रेशन में से जो भी आपके पास है वो अपलोड कर दो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्कूल वाला आपको टीसी प्रोवाइड नहीं कर रहा है या माइग्रेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है जी। और एक कैंसिल चेक वहाँ पे लगाना है। कैंसिल चेक वही वाला चेक लगेगा जिस अकाउंट होल्डर की डिटेल आपने फॉर्म फिल करते वक्त दी है। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा एडमिशन ले रहा है उसी बच्चे की अकाउंट डिटेल जाएंगी, वो अपने पेरेंट्स की भी डाल सकता है, अपने फादर मदर सिस्टर या ब्रदर की भी डिटेल डाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म जब आप फिल करोगे, अगर साइबर कैफे से फॉर्म फिल करवा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप वहीं पे खड़े रहो, अपनी आंखों के सामने देखो कि साइबर कैफे वाला क्या क्या डिटेल लिख रहा है, क्या क्या सब्जेक्ट चूज कर रहा है। क्योंकि बहुत से बच्चे फॉर्म फिल करके आ जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि उनके सब्जेक्ट कौन से हैं, उनको यही नहीं पता होता कि साइबर कैफे वाले ने उनकी पासवर्ड जो है वो क्या है। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, वो पासवर्ड उसका स्क्रीनशॉट गैलरी में सेव करके रखना। वो जो पासवर्ड है और ईमेल आईडी है अगले 2-3 महीने तक तो कम से कम वो आपके पास रहे, ताकि आप उस पोर्टल से लॉगिन करके अपना आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट निकाल सको। आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट का जरूर से प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लो, ताकि आईडी कार्ड के और फी रिसिप्ट के अंदर जो रोल नंबर और बारकोड होता है, उसी रोल नंबर और बारकोड का काम आगे आने वाला है आपके, आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरह से वो सब चीज़ें काम आएंगी, ठीक है। तो रोल नंबर और बारकोड भी आप अपना संभाल के रखना। ऑफ कोर्स आईडी कार्ड एंड फी रिसिप्ट में वो लिखा होगा, ठीक है जी। और बहुत से बच्चे क्या रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, रजिस्ट्रेशन जब वो कर रहे हैं तो लिखा आ रहा है दिस ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मैंने भी जब फॉर्म फिल करने वाली वीडियो बनाई थी तो मैं फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ एक ईमेल आईडी से, तो उसमें लिखा आ रहा है कि वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो काफ़ी अजीब सी बात है। जब मैंने उसको पासवर्ड रीसेट करा तो वो पासवर्ड रीसेट हो जाता है। अगर फिर भी नहीं हो रहा पासवर्ड रीसेट तो सब छोड़ छाड़ के नई ईमेल आईडी बनाओ, उससे रजिस्ट्रेशन करो, दैट्स इट। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में करेक्शन नहीं हो सकती। देखो
अगर आपने फाइनल अंडरटेकिंग पे क्लिक कर दिया, फाइनल वाला स्टेप भी कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद आप फॉर्म में एडिटिंग नहीं कर सकते, आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है जी। और फॉर्म फिल करते वक्त आपको दूसरा जो ऑप्शन है वो कोर्स मीडियम चूज़ करने का है, चाहे इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ कर सकते हो। जो भी मीडियम आप चूज़ करोगे उसी मीडियम में आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, लेकिन एग्ज़ाम आप अपार्ट फ्रॉम योर चूजन मीडियम इंग्लिश या हिंदी में दे सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका इंग्लिश मीडियम भी है तो भी आप हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका हिंदी मीडियम भी है तो भी आप इंग्लिश मीडियम में एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ये सब चीज़ें हैं। मार्कशीट पर कोई लिखा नहीं होता कि इस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में कंप्लीट करा है या हिंदी मीडियम में किया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट में कुछ चीज़ें लिखी नहीं होती कि इस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में करा है। तो इस चीज़ का आप लोग टेंशन मत लीजिए कि मैंने हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया तो क्या मैं इंग्लिश में पेपर दे सकता हूँ, नहीं, ये नहीं दे सकता। बिल्कुल आप लोग दे सकते हो। और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके पास आपकी आईडी कार्ड और फी रिसिप्ट आ जाती है, तो आप नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। 15 दिसंबर के बाद ही अपडेट आएगी कि आपकी क्लासेस कहाँ लगेंगी, कैसे लगेंगी। क्या कोविड की वजह से ये लोग क्लासेस शुरू में ऑनलाइन ही लेंगे या फिर फिजिकल क्लासेस लेंगे, अभी इसका कोई भी आइडिया नहीं कह सकते। ठीक है। अभी आपका एकेडमिक कैलेंडर भी नहीं आया कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर कब होंगे। मोस्ट प्रोबेबली मेरे अकॉर्डिंग मार्च से पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम नहीं हो सकते, 15 मार्च से पहले। ठीक है। तो साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। सेमेस्टर मोड में आपने एडमिशन लिया है, साल में 2 बार आपके एग्ज़ाम होंगे। 3 साल का आपका कोर्स है, 6 सेमेस्टर आपके टोटल होंगे। ठीक है जी। स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करके उसको प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। कुछ टाइम के बाद हो सकता है नहीं, ऐसा होगा कि एसओएल आपको मैसेज भेजेगा कि अपना स्टडी मटेरियल एसओएल कैंपस से आके कलेक्ट कर लीजिए, तो आप स्टडी मटेरियल लेने अपने एसओएल कैंपस चले जाओगे। अच्छा हाँ, स्टडी मटेरियल से याद आया, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें ऑप्शन आ रहा है कैंपस चूज़ करने का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आप गूगल पे सर्च करना नॉर्थ कैंपस एसओएल एड्रेस, तो इस तरह से चारों कैंपस का एड्रेस आप लोग सर्च कर लेना और आपके घर के नियर बाय जो एड्रेस आ रहा है उसके एड्रेस को आप लोग चूज़ कर सकते हो। वैसे ज़रूरी नहीं है कि घर के नियर बाय वाला ही चूज़ करना है, आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। ठीक है। क्लासेस कहाँ लगेंगी इसके लिए काफ़ी बच्चों को एसएमएस भेजा जाता है, लेकिन काफ़ी बच्चों को एसएमएस नहीं भी आता है। तो आपने अगर एसओएल में एडमिशन लिया है तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल परेशान मत होना, सर मेरे पास कोई एसएमएस नहीं आता। तो ये एसओएल की हमेशा से प्रथा चलती हुई आ रही है कि एसएमएस का जो प्रोसीजर होता है एसओएल में वो हर एक बच्चों को नहीं भेजा जाता, चाहे उसका मोबाइल नंबर एसओएल में करेक्टली रजिस्टर्ड हो या ना हो, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ का एसएमएस आएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे सवाल करते हैं कि सर मेरे फ्रेंड को मैसेज आया है, मुझे नहीं आया, तो क्या इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं जी, आपकी तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं है, आप लोग निश्चित रहिए। ठीक है। और यू हैव टू मेक श्योर कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी क्लासेस से रिलेटेड, आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, डेट शीट से रिलेटेड, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।